हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग अभी यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को होना है उसके लिए उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा जो भी पिछले 10 सालों में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पेपर वाइज यानी कि ईयर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग 2018 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें भी हमने 106 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। अब 2017 तक जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए हैं उसमें हमने करंट अफेयर का कोई अपडेट आपको नहीं बताया था, लेकिन 2018 से जो भी क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे तो उसको जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा हुआ है उससे रिलेटेड करंट में क्या आंकड़े हैं वो सब हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको पसंद करेंगे तो लाइक वाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसा नहीं लगते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपका एक सिंगल मिनट भी फालतू बातों में नहीं जाता है। यहाँ हम लोग केवल काम की बातें करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजन जो है हुआ था किसका? फीफा वर्ल्ड कप का। ठीक है, और उसमें इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, हमारे पास ऑप्शन क्या है? 32, 34, 36 या फिर 30। तो अकॉर्डिंग टू 2000 कौन सा है, मतलब 18 उस टाइम के हिसाब से अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अब चूंकि ये पुराना आंकड़ा है तो हम लोग इसको उस हिसाब से नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ जो इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए कि वो हुआ कहाँ है, तो वो कतर में हुआ है। कहाँ हुआ है? कतर में। कब हुआ है? तो 2022 में हुआ है। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें जाननी चाहिए। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। हमने उसका PDF ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, क्योंकि उसको मैंने हर एक चीज़ नोट किया फिर उसके बाद टाइप किया तो बहुत थोड़ा टाइम लगा है। तो इस मेहनत की वजह से भी आप चाहें तो लाइक वाइक कर सकते हैं। खैर चलिए देखते हैं उसको। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने उस PDF पे। तो देखिए जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 में हुआ है, इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो यही आपको पता होनी चाहिए कि इसकी मेज़बानी किसके द्वारा किया गया, अर्थात इसका होस्ट नेशन कौन था? तो यही था कतर। कौन था? तो ये कतर था। अगर आप देखें कि मिडिल ईस्ट कंट्री, किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री के द्वारा ये पहली बार है जब फीफा वर्ल्ड कप का जो है मेज़बानी किया गया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। दूसरा आप देखिए इसमें और कौन से मतलब कि अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो ये टूर्नामेंट सर्दियों में मतलब कि 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 में हुआ था। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर पता चला बहुत सारे लोग तो गर्मी से ही परेशान हो जाते, तो ये सर्दियों में हुआ है। ठीक है, अगर हमसे पूछें कि कितनी टीमों ने भाग लिया तो उसमें जैसे हमने देखा 32 टीमों ने भाग लिया था, तो इसमें भी 32 टीमों ने ही भाग लिया है। आगे जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026, इसमें आप देखेंगे कि 48 टीमों के द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। ठीक है, तो फीफा जो 2022 में कतर में हुआ उसमें भी कितने टीमों ने भाग लिया है? 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्योंकि हमसे ज़्यादातर यही पूछ लेते हैं विजेता कौन रहे हैं, उपविजेता कौन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विजेता और उपविजेता को यदि बात करें तो विजेता में आप देखिए अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, और ये अर्जेंटीना ऐसा नहीं कि कोई पहली बार, अर्जेंटीना का ये थर्ड टाइम है जब इन्होंने मतलब कि जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको जीता है। ठीक है, इसके पहले इन्होंने 1978, फिर 1986 और उसके बाद 2022 में भी जीत रखा है। ठीक है, मतलब अभी ही जीता है 2022, मतलब इस बार जीता। इसके पहले 1986 और 1978 में जीता। तो टोटल आप देखें तो अर्जेंटीना जो है वो 3 बार फीफा वर्ल्ड कप का विजेता अब बन चुका है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें कि जो अर्जेंटीना की तरफ से कप्तान थे वो कौन थे? वो थे लियोनेल मेसी। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम बात करें कि रनर अप टीम जो रही है वो कौन सी रही, अर्थात सेकंड यानी कि उप विजेता जो रही है वो कौन सी रही है? तो वो रही है फ्रांस। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कतर के दोहा, मतलब कि कतर में हुआ। ठीक है, 2022 में कतर के द्वारा इसका आयोजन किया। किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री के द्वारा आयोजन किए जाने वाला ये देश पहला देश है। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसमें जो विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो अर्जेंटीना टोटल तीसरी बार। ठीक है, उप विजेता कौन रहे हैं? फ्रांस रहे हैं। अर्जेंटीना के जो कैप्टन हैं वो हैं लियोनेल मेसी। ठीक है, और टोटल 32 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं आगे हम देखेंगे
कि जो फाइनल स्कोर है वो अर्जेंटीना का कितना रहा है, तो 3-3। फ्रांस पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना 4-2 से जीत गया है। ये हमारे लिए काम का पॉइंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि जो फ्रांस है ना वो डिफेंडिंग चैंपियन थी, अर्थात 2018 की ये विजेता रही थी। इस बार बेचारी उप विजेता बन गई है। ठीक, चलिए आगे हम देख लेते हैं जो कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे फीफा वर्ल्ड कप के बाद ना कुछ अवार्ड देते हैं, जैसे गोल्डन ये बॉल हो गया, गोल्डन बूट हो गया, गोल्डन ग्लव्स हो गया, तो ये सारे अवार्ड्स हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो जो गोल्डन बॉल अवार्ड है वो किसको मिला, तो ये लियोनेल मेसी को ही मिला है, जो कि अर्जेंटीना के कैप्टन भी थे। गोल्डन बूट की यदि हम बात करें तो ये किसको मिला है, तो ये किलियन एम्बाप्पे को मिला है, जो कि फ्रांस की तरफ से खेलते हैं और ये 8 गोल दागे थे। ठीक है, अब देखिए गोल्डन जो ग्लव्स अवार्ड है वो किसको मिला है, तो ये एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, जो कि अर्जेंटीना से संबंधित है। और यंग प्लेयर अवार्ड इसमें किसको मिला है, तो ये एंजो फर्नांडीज को मिला हुआ है, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए वो पॉइंट्स हैं जो हमसे एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, अन्य क्या पॉइंट्स हैं तो उसको भी देख लीजिए। भारत की स्थिति तो बस कहने लायक ही नहीं है, आप देखें तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाया है हमारा इंडिया। ठीक है, तो भारत अभी तक किसी भी फीफा वर्ल्ड कप मेंस में हिस्सा नहीं लिया है। ठीक है, और तो बस इतना ही जाने रहिए। ये एक बेवजह का आंकड़ा है कि जो भारतीय दर्शक और भारतीय प्रवासी रहे हैं इनकी बड़ी संख्या कतर में मौजूद थी, इसकी वजह से आप देखिए तो वहाँ सबसे बड़ी जो फैन बेस है ना वो इंडिया का बना रहा। आप देखिए ना, हम लोगों के यहाँ से बहुत सारे लोग मतलब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे कमाने के लिए जाते हैं, तो वही वजह से लोग वहाँ गए थे, तो अपना देख लिए। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो फीफा वर्ल्ड कप जो अगला हुआ है, मतलब कि 2018 वाला तो हमसे पूछ ही चुके हैं, हर 4 बार में ये होता है, तो अब 2022 वाला ही पूछा जाएगा और उसके बाद 26 में होना है। तो फिर चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो अब मतलब कि ये हमने आपको बता ही दिया यूनिक बातों में कि मतलब कि पहली बार है जब किसी अरब देश के द्वारा मतलब अपने यहाँ ये कंडक्ट करवाया गया। और ये भी देख सकते हैं कि पहली बार महिला रेफरीज ने पुरुषों के वर्ल्ड कप में ऑफिशिएट किया है, तो ये भी आप जान सकते हैं। और फाइनल मुकाबला जो है ये सब बकवास चीज़ें आपको नहीं देखना है। हाँ, ये बात देख लीजिए, जैसे अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी है ना, उन्होंने अपनी इस जीत को क्या कहा है, तो इन्होंने गॉड कहा है, अर्थात गॉड मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि जितनी बार इन्होंने जीता है उसमें ये सबसे अच्छी जीत इनके द्वारा मानी जा रही है। और जैसे होता है ना कि हम लोग एकदम चाहते हैं कि एकदम शॉर्ट टाइप का बना लें, एकदम शॉर्ट में कैसे बनाएं, इतना सारा जो है हमने पढ़ तो लिया लेकिन अपने मतलब कि नोट्स में कैसे नोट डाउन करें, तो इस तरह से कर सकते हैं। आप ना इसको गोला बना के भी कर सकते हैं। यहाँ गोला बनाया, यहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2022 लिखा, ठीक है, फिर यहाँ आप लिखिए 2022 का आयोजन, यहाँ देखिए कतर में हुआ, फिर यहाँ लिख सकते हैं इतनी डेट को हुआ, फिर यहाँ लिखिए अर्जेंटीना विजेता रहा, उसके बाद ये वाला चिन्ह लगा करके फ्रांस लिख दीजिए तो वो उप विजेता हो जाएगा। तो इस तरह से करके फिर यहाँ लिखिए गोल्डन बॉल किसको मिला, इधर लिखिए गोल्डन बूट किसको मिला, फिर गोल्डन ग्लव्स किसको मिला। ठीक है, और ये गोट का मतलब क्या है, बस हो गया। ये अपने शॉर्ट नोट्स में इस तरह से चीज़ें लिखनी है। बाकी तो आप कैसे भी करके एक बार देख लीजिए और शॉर्ट नोट बनाना है तो इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, और भारत तो क्वालिफाई ही नहीं किया है तो इसकी तो बात ही अलग है। तो ये रहा हमारा वो पॉइंट जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 से बन सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की स्टार्टिंग की थी। तो चूंकि पुराना पेपर है तो पुराना करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर इंडोनेशिया, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा नेपाल। पर स्टैटिक जीके टाइप की ये चीज़ें हो जाती हैं और इसको थोड़ा हमें जान लेना चाहिए। जैसे आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इन्होंने 11 मई 2018 को कहाँ पे, तो नेपाल से कौन से सर्किट की स्टार्टिंग की थी, तो रामायण सर्किट जो है इसकी शुरुआत की थी। इसके पहले वाले में भी हमने आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाया हुआ था जिसमें उस टाइम पे सूफी सर्किट जो है वो नहीं ऐड किया गया था, हालांकि अभी तो सूफी सर्किट को भी ऐड कर लिया गया है, टोटल 15 हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आगे जो है क्या है उल्लेख में कि केंद्र व प्रदेश सरकारों के द्वारा जो रामायण और श्री राम भगवान से जुड़े स्थल हैं इनके विकास के लिए ये क्या है, तो ये कार्य योजना जो है वो निर्मित की गई है। इसको नाम क्या दिया गया है, इसे नाम दिया गया है रामायण सर्किट। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखें तो टोटल 15 स्थलों को चिन्हित किया गया है। और जैसा कि कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगेरपुर, बिहार में यदि देखें तो सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। वहीं एमपी की बात करें तो यहाँ पे आपको चित्रकूट, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम, उड़ीसा में देखिए तो महेंद्रगिरी, छत्तीसगढ़ में है जगदलपुर, तेलंगाना में है भद्राचलम, तमिलनाडु का रामेश्वरम, कर्नाटक में हम्पी और महाराष्ट्र का नासिक और नागपुर। ठीक है, तो इन सबको ध्यान से देख लीजिए। स्पेशली अपने यूपी वाला तो हमें जरूर ही पता होना चाहिए कि यूपी से कौन है, एक तो अयोध्या, दूसरा चित्रकूट, तीसरा है श्रृंगेरपुर। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें भी हमने नई जो आंकड़े मतलब नए जो आंकड़े आए हैं उनको शामिल किया हुआ है, तभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या आपसे कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो ई गवर्नमेंट सूचकांक जारी किया गया था 2018 में, उसके अनुसार भारत का स्थान कौन सा था। ठीक है, तो चाहे इसे ई गवर्नमेंट सूचकांक कहिए या फिर ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट सूचकांक कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका जो उस टाइम पे सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी 96। ठीक है, अब हम लोग चूंकि अभी हाल में हम लोगों को एग्जाम देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नए जो आंकड़े हैं उन्हें देख लेंगे। तो चलिए नए आंकड़ों की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए, ये जो नए आंकड़े हैं हम लोग इनको देखेंगे और इसमें आपको पता चलेगा कि जो ई गवर्नमेंट इंडेक्स 2024 है, इसमें हमें क्या जानना होता है। किसी भी इंडेक्स में हमें यही सारी चीज़ें जाननी होती हैं जो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि उसको जारी कौन करता है। ठीक है, टॉप मतलब कि उसमें टोटल कितने कंट्रीज़ को शामिल किया गया है, टॉप 3 कौन सी है, भारत की रैंकिंग क्या है, कौन सा एडिशन है, बस इतनी ही चीज़ें हमारे लिए इसमें जानने वाली होती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ई गवर्नमेंट इंडेक्स है ना 2024 वाला हम देख रहे हैं, इसको जारी किसने किया है, तो यूएनओ के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कौन जारी करता है, तो यूएनओ के द्वारा इसको जारी किया गया है। कौन सा एडिशन है, तो आप देखिए ये 13th एडिशन था, यानी कि 13वां सत्र था जो इसको जारी किया गया है। वहीं अन्य पॉइंट्स में आप देखिए तो जो है मतलब हर साल इसको जारी नहीं किया जाता है, ये द्विवार्षिक है, अर्थात 2 साल में एक बार इस मतलब कि इंडेक्स को जारी किया जाता है। वहीं हम देखेंगे कि टोटल जो है इसमें जो कंट्रीज शामिल की गई हैं उसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं। ठीक है, तो टॉप 3 ही हमसे अक्सर पूछते हैं, और इस टॉप 3 में आप देखिए एक तो डेनमार्क आ जाएगा, दूसरा एस्टोनिया और तीसरा है साउथ कोरिया। ठीक है, और भारत की रैंक क्या रही है, तो 108 रही है। वहीं हमने देखा इसके पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 96 थी। तो आप देखिए उसके बाद से ना क्रमिक रूप से भारत की जो रैंकिंग है उसमें गिरावट ही आई है 2018 से। तो क्योंकि 2018 में 96 थी, उसके बाद से आप देखिए लगातार ये गिर ही रही है। 2022 में देखिए जहाँ 105 थी, वही आप देखिए 2024 में कितनी आ गई है, तो 108 आ गई है। तो वर्तमान में जो रैंकिंग निकल के आई है ई गवर्नमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट सूचकांक जो है वो, उसमें भारत की रैंक 108 है। अगर हम लोग देखें कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, यानी कि सॉरी साउथ ईस्ट एशिया नहीं, साउथ एशिया की बात करें यानी दक्षिण एशिया, तो वहाँ पे टॉप कौन है, तो वहाँ पे टॉप है मालदीव्स, और इसकी रैंक कितनी है, 94th। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। बस एक बार फिर से देख लीजिए हमें इसमें क्या जानना है, तो हमें इसमें बस ये जानना है कि जारी कौन किया, यूएनओ इसको जारी किया, कौन सा एडिशन है, 13th एडिशन है, टोटल जो कंट्रीज हैं उसमें टॉप 3 में आपको एस्टोनिया पहले नहीं आएगा, पहले आएगा डेनमार्क। ठीक है, टॉप 3 में पहले डेनमार्क, देन एस्टोनिया, देन उसके बाद साउथ कोरिया। क्रमिक रूप से 2018 से गिरावट ही हो रही है। आप देखिए 2022 में जहाँ मतलब 105th रैंक थी, वहीं पे अभी जो है 2024 में 108वीं रैंक पे आ गया है। ठीक है, साउथ एशिया में टॉप पे कौन है, मालदीव्स है, कौन सी रैंक है, 94th रैंक। ठीक है, तो बस इतने ही चीज़ें हैं जो हमें इस सूचकांक में जानना होता है। इसी सूचकांक में नहीं, जो भी सूचकांक निकल के आते हैं उसमें मेन जो पॉइंट्स होते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो यही होते हैं। चलिए आगे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा था। तो ये उस टाइम की बातें हैं, उस टाइम ये जो है केरला था। आप अक्सर देखेंगे कि जो भी मतलब वायरस वगैरह तेज़ी से बढ़ते हैं, प्रकोप करते हैं, वो आपको उस केरला में ही देखने को मिलेंगे। मैंने भी नोटिस किया है कई सारे वायरसेस को, जब से हम जानते हैं, जब से हम प्रिपरेशन की मतलब की दुनिया में हैं, तब से जब भी देखते हैं, जैसे कोरोना वायरस का भी जो सबसे पहला मतलब कि आया था देखने को, वो आपको केरल से ही देखने को मिले। और भी ऐसे कई सारे वायरसेस हैं जो आपको केरल से ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पुराना आंकड़ा है। अब अपनी जानकारी के लिए चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके खुद से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि मत ही देखिए, हम ऑलरेडी इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जो कि जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा मतलब कि समर्पित किया गया था राष्ट्र को, वो कहाँ पे है। ऑप्शन देखिए बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर दिल्ली। तो ये हो जाएगा अपना दिल्ली। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है जो हमें बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी रखनी हो क्योंकि पुराना आंकड़ा है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, हाँ मतलब कि कैसा है, सदाबहार टाइप का है, कभी भी पूछा जा सकता है। जहाँ 2018 का पूछा गया था, अब 2024 का पूछ लेंगे, 2023 का पूछ लेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि वैश्विक शांति सूचकांक
जिसे जीपीआई कहा जाता है, कब का? 2018। इसके अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखिए 136, 137, 138, 134। और मतलब इस तरह से इतने करीब करीब के विकल्प दिए जाते हैं कि अगर आपको जरा भी कन्फ्यूज़न है तो फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और उस टाइम के हिसाब से देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 136, ठीक है। हमसे 2022 या 23 में पूछा गया था कि सबसे शांति जो मतलब शांति वाला मतलब कि क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, तो वो यूरोप हो जाएगा। तो चलिए इसके वर्तमान के जो आंकड़े निकल के आए हैं हम उन्हें देख लेंगे, फिर उसके बाद आपको कुछ अन्य बातें भी बताते हैं। तो देखिए ये है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए, उसके बाद फिर हमने इसकी पीडीएफ बनाई, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप की थी उनको टाइप भी किया। तो मतलब कि काम की चीज़ें हैं तभी इतने परिश्रम किए हैं, वरना फिर का ही ज़रूरत थी। चलिए देख लेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि इंडेक्सेस में क्या जानना होता है कि उसको जारी किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान से देख लीजिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जिसे आईईपी कहा जाता है उसके द्वारा, और ये कहाँ का है, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछें कि जो 2025 में आया है वो कौन सा एडिशन है, तो ध्यान से देख लीजिए 19वां संस्करण है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ को शामिल किया गया है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में टोटल 163 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है, और 3 आयाम यानी 3 इंडिकेटर्स हैं जिन पे इनको जो है रैंकिंग वगैरह दी गई है। और वो 3 इंडिकेटर्स कौन है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो है सोसाइटी सेफ्टी और सिक्योरिटी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा व संरक्षा। दूसरा कौन सा है, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, यानी आंतरिक और बाहरी संघर्ष। वहीं यदि हम तीसरी बात करें तो वो है मिलिटराइजेशन, यानी कि सैन्यीकरण, ठीक है। तो ये 3 आयामों पर जो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो जारी किया जाता है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो 163 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलेशन की 99.7% पॉपुलेशन इसमें शामिल है। और चलिए आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे क्या कुछ हाइलाइट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए 2008 से, मतलब कि 2008 से आप देखें तो लगातार जो वैश्विक शांति है उसका हनन हो रहा है, अर्थात इसमें कमी ही आ रही है, वैश्विक शांति में वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। टोटल आप देखिए अभी भी वर्तमान में 59 ऐसे देश हैं जो कन्फ्लिक्ट में हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पे अभी भी कन्फ्लिक्ट हो ही रहा है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की यदि बात करें तो ये सबसे अस्थिर क्षेत्र घोषित हुए हैं, ठीक है। कौन कौन, एक तो मिडिल ईस्ट और दूसरा अफ्रीका, ये सबसे अस्थिर देश जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स के तहत माने गए हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शांतिपूर्ण देश हैं वो कौन से हैं। तो ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बताया कि सबसे शांतिपूर्ण जो मतलब सबसे शांति वाला जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है। तो जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो भी आपको वहीं से मिल जाएंगी, जैसे टॉप 5 जो ग्लोबल पीस इंडेक्स के तहत पीसफुल कंट्रीज़ हैं वो हैं आइसलैंड। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है 19वीं बार आइसलैंड टॉप पे रहा है, मतलब समझ रहे हैं 19वीं बार इसने अपनी रैंकिंग पहली वाली हिलाई है। दूसरे पे कौन है, तो दूसरे पे आप देखिए आयरलैंड है, तीसरे पे है ऑस्ट्रिया और चौथे पे है न्यूजीलैंड, पांचवे पे है डेनमार्क। सब लगभग वहीं के मिल जाएंगे बस न्यूजीलैंड को छोड़ करके, ठीक है। आगे आप देखिए कि सबसे अशांत देश कौन से हैं, तो जब सबसे शांतिपूर्ण देख लिया तो अशांत भी देख लीजिए। तो अफगानिस्तान से ज़्यादा जो अशांति नहीं, अफगानिस्तान तो ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अशांति है वो आपको कहाँ मिलेगी, सीरिया में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अशांत देश जो है वो कौन सा है, वो है सीरिया, ठीक है। और सीरिया से थोड़ा कम जो अशांति है वो दक्षिण सूडान में है, फिर सूडान, फिर यमन, फिर अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। और एक बात देखिए, और वो क्या है, वो है हमारे भारत देश की स्थिति। तो वर्तमान में जो भारत देश की स्थिति है वो कहाँ पे है, तो ये देखिए 116वें स्थान पे है। मतलब हम लोगों ने भी कीर्तिमान हासिल करके रखा है, कीर्तिमान अपना बना के रखा हुआ है। और आप देखिए 2024 में जो भारत है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन से रैंक पे था, तो ये 111वें स्थान पे था, ठीक है। दक्षिण एशिया में देखिए भूटान जो है वो सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण देश है, उसकी रैंक 20वीं है। पाकिस्तान अपने दक्षिण एशिया में सबसे फिसड्डी है और कहाँ पे है, 145वें रैंक पे है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ग्लोबल पीस इंडेक्स से जिनको आप देख लीजिएगा। देखिए मैंने सारे आंकड़े बहुत ध्यान से चेक करके बनाए, फिर भी कितना भी चेक कर लो कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की गुंजाइश हो ही जाती है, क्योंकि ह्यूमन एरर कहीं ना कहीं होने की संभावना बनी ही रहती है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी पॉइंट दिखता है जिसमें मतलब कि लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसको अगली वीडियो में ज़रूर सुधार करेंगे। यद्यपि हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी
पॉइंट, कोई भी फैक्ट आपको गलत ना बताया जाए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 15वां जो भारतीय प्रवासी दिवस था जो कि जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया था, ये पूछ रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग नए आंकड़े देखेंगे, ठीक है। तो उस टाइम 2019 का, इसका जो है 2019 के हिसाब से जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। अभी हाल ही में जो आयोजित किया गया है उसकी बात करेंगे, क्योंकि पहले ये भी हर वर्ष आयोजित किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से आप देखिए तो ये भी द्विवार्षिक है, यानी कि 2 साल में इसका एक बार आयोजन होता है। किसके उपलक्ष्य में होता है? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत देश वापस आए थे तो उन्हीं के आने की स्मृति में मनाया जाता है, और 9-10 जनवरी के आसपास मना लिया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो है नया आंकड़ा। और नए आंकड़े को देखने के पहले ना एक थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हुआ। जैसे आप देखिए अभी हमने जो ग्लोबल पीस इंडेक्स वाला बताया है उसमें शायद हमने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि अशांति वाला देश है वो सीरिया है। तो वो जो मैंने क्रम बताया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अशांति है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अफगानिस्तान में, ठीक है। यानी कि सबसे अशांत देश जो है वो है अफगानिस्तान, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, उसको आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं। अब हम देखेंगे अपना जो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 है उसको, ठीक है। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 आया है, यदि हम उसकी बात करें तो आप देखिए पहली बात तो ये कि ये कौन सा एडिशन था, तो ध्यान से देख लीजिए ये 18th एडिशन है। कौन सा है? 18th एडिशन इस बार जो है जारी किया गया, ठीक। तो 18वां एडिशन इस बार आया है। आगे देखिए कब से कब तक मनाया गया है, तो 8 से 10 जनवरी 2025 को। कहाँ पे मनाया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। थीम क्या रखी गई है? थीम भी हमसे ज़्यादातर पूछ लेते हैं। तो पूर्वोदय, पूर्वोदय इसका जो है ना की पॉइंट है, ठीक है। चाहे हिंदी में आएगा चाहे अंग्रेजी में, दोनों में ही पूर्वोदय ही दिया गया है, ठीक है। तो जो 18वां प्रवासी दिवस है इसकी थीम देखे रहिए, पूर्वोदय, प्रवासी भारतीयों की शक्ति से पूर्वी भारत का विकास, ठीक है। इस बार के जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो चीफ गेस्ट देख लीजिए फर्डिनेंड आर मार्कोस रहे हैं, जो कि कौन है? तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछें कि गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति, नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। और कब से ये स्टार्ट किया गया? तो ये जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस इस बार मनाया गया है, इसको जो मनाए जाने की शुरुआत की गई थी वो 2003 से की गई थी। उस टाइम पे ये हर साल जो है मनाया जाता था प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन आप देखिए 2015 से इसको द्विवार्षिक जो है वो मनाया जा रहा है, ठीक है। एक बार फिर से आप यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपके पास मतलब आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो। तो देखिए ये जो क्रम मैंने बता दिया ना, क्रम ठीक लिखा है मैंने, बस बताने में थोड़ी सी गलती कर दी है। तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 आया है उसमें जो सबसे अशांत देश है वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान से थोड़ी मतलब कि ज़्यादा शांति आपको कहाँ मिलेगी? यमन में। यमन से भी ज़्यादा शांति आपको कहाँ मिलेगी? सूडान में। सूडान से ज़्यादा शांति आपको मिलेगी दक्षिण सूडान में, और उससे ज़्यादा शांति आपको मिलेगी सीरिया में। सबसे अशांत जो है ना वो अफगानिस्तान है, ठीक है। प्रीवियस में जो बोला मैंने, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, आप उसको एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखिए, एमएसपी से क्वेश्चन बना हुआ था तो इसको हम लोग देख लेंगे। क्या कह रहे हैं कि 4 जुलाई 2018 को धान का जो प्रति क्विंटल न्यूनतम यानी समर्थित मूल्य, जिसे हम लोग एमएसपी कहते हैं, 2018-19 के दौरान क्या था ये आपको बताना है। तो उस टाइम का तो हम देख ही ले रहे हैं उत्तर में, लेकिन नया जो आंकड़ा आया है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर था वो था 1750 रुपये, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। अब हम लोग नए आंकड़े देखते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, इसमें जैसे हमने वो की मतलब कि जो की पॉइंट्स हैं बस उतना ही बताया है। आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भेज रखी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके कुछ अन्य पॉइंट्स जो है ना वो उनको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे हमने कुछ अलग से पॉइंट्स भी रखे हुए हैं, जैसे कि जो मतलब कि किनको किनको, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस हमने देखा तो उसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। जैसे प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो भी मिला था। किसको मिला था? तो टोटल 27 भारतीय प्रवासियों को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो इसमें आपसे ना डायरेक्ट जो है वो पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र में नहीं दिया गया। तो आप देखे रहिए, विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों से संबंधित लोगों को दिया गया। तो हो सकता है कुछ खेल लिख के भेज दें कि खेल में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो इसलिए ना आप इसको मतलब देख जरूर लीजिएगा, पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे एमएसपी वाली चीज़ें।
तो एमएसपी को देखिए, तो सरकार के द्वारा ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो मतलब कि किसानों की उपज का जो उनकी फसल है उसका लाभ जो है वो सुनिश्चित हो, इसके लिए दिया जाता है। और इसको किसके द्वारा दिया जाता है, तो सीएसीपी, जिसे हम लोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कहते हैं, इनकी सिफारिश पर ये दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट। तो जो एमएसपी तय करने का उद्देश्य है वो क्या है, तो किसानों को बाजार की अनिश्चितता से मतलब कि बचाए रखना। पता चला कभी कभी आप देखिए ना, जो मतलब कि टमाटर है वो 200 रुपये किलो हो जाते हैं और कभी कभी वो 2 रुपये किलो होते हैं। तो फिर ऐसा ना हो कि बेचारे जो 2 रुपये किलो वाले हैं तो उनके तो पूरी की पूरी पूंजी ही निकल जाएगी, और जो 200 रुपये किलो बेच लिए वो तो एकदम अमीर ही बन जाएगी। तो ये जो अनिश्चितता मार्केट में रहती है, इससे बचाने के लिए और फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए और तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो एमएसपी है वो तय किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम लोग 2025-26 में खरीफ जो फसल है उनकी एमएसपी की बात करें, तो खरीफ फसलों में वही धान आ जाता है। ठीक है, जबकि जो गेहूं है वो खरीफ फसल नहीं है, वो रबी फसल है। ठीक है, तो खरीफ सीजन की जो फसलें, और हाँ खरीफ से याद आया, अब देखिए हमारे आरओ जो 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कौन सी खरीफ दलहन फसल है। ठीक है, हालांकि उसको आयोग में लोगों ने चैलेंज वगैरह भी किया, अब आयोग के द्वारा उसको क्या माना जाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारे लिए संकेत है कि हमसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें ज़रूर जानना चाहिए कि खरीफ फसलें कौन सी हैं, नकदी फसलें कौन सी हैं और रबी फसलें कौन सी हैं। ठीक है, नकदी फसल का अलग से पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देख लेंगे खरीफ सीजन 2025-26 का जो एमएसपी है स्पेशली धान के लिए वो कितना जारी किया गया है। तो 7 क्रॉप्स में को मतलब कि 7 क्रॉप्स ऐसे हैं जिनकी एमएसपी में वृद्धि की गई है, विशेषकर पैडी अर्थात धान में। और धान की जो एमएसपी है वो कितनी है, तो पहले 2300 थी, इसमें 69 रुपीज़ प्रति क्विंटल की वृद्धि करके 2369 रुपये जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, और वहीं अगर हम धान ग्रेड ए की बात करें तो पहले ये 2320 थी, इसमें भी 69 रुपीज़ प्रति क्विंटल की वृद्धि होकर के कितनी हो गई है, 2389 हो गई है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन जो है इसका निर्णय कब लिया गया, 16 अक्टूबर 2024 को। गेहूं सहित आप देखें तो जो मतलब गेहूं है ना उसकी एमएसपी में क्या वृद्धि हुई है, तो 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है। जहां पहले 2275 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं था, उसकी एमएसपी अब 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। ठीक है, तो बस यही इतने क्वेश्चंस इसमें मतलब यही सारे पॉइंट्स एमएसपी से संबंधित हमने लिए थे। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान के संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बने, तो उस टाइम पे कौन बने थे, नवाज शरीफ, इमरान खान या बिलावल भुट्टो या रेहम खान। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इमरान खान। अच्छा हुआ इमरान हाशमी नहीं है सॉरी। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है इमरान खान कौन सी पार्टी से थे, तो मतलब तहरीक इंसाफ पार्टी से संबंधित थे। आगे देखिए, और ये हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, ऐसा तो इसमें आज तक हुआ ही नहीं है कि कोई एक प्रधानमंत्री आया हो और पूरा का पूरा कार्यकाल अपना पूर्ण किया हो। तो हमारे यहाँ तो देख रहे हैं 2-2 3-3 कार्यकाल पूर्ण किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी का हाल देखिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं निम्न में से किसने 2018 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीता। आप देखिए जो इस तरह के अवार्ड्स वगैरह होते हैं वो हमसे तभी पूछे जाते हैं जब हमारे किसी इंडियन को मिला हो। तो उस टाइम पे हमारे इंडियन व्यक्ति थे जिनको 2018 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, इस वजह से पूछा गया था। अभी पूछे जाने के चांस थोड़ा कम है। ठीक है, क्योंकि 2018 के बाद फिर वही 19 में शायद रवीश कुमार जी को मिला था पत्रकारिता में, उसके बाद फिर किसी को मिला ही नहीं। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो उस टाइम के हिसाब से उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को मिला था। ठीक है, बस एक चीज़ इसमें जानने रहिए कि जो मतलब कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग जी के टाइप का क्वेश्चन है जो कि हमसे आराम से पूछ सकते हैं। और ये देखिए 2019 का जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है उसमें जो है किसको मिला था, तो टोटल 5 व्यक्तियों के, जिसमें एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर कौन थे, रवीश कुमार जी जो है शामिल थे। ठीक है, आगे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ब्रिक्स समिट से पूछा जा रहा है। तो ब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो हमें ज़रूर ही देखना पड़ेगा। कह रहे हैं कि जो 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था। ऑप्शन देखिए, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, रूस या फिर चाइना। तो उत्तर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अब हम लोग यहाँ से नहीं, बस हम लोग जो इसके मतलब कि नए आंकड़े आए हैं वहाँ पे इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नए आंकड़े देखते हैं। तो देखिए जो ब्रिक्स समिट 2025 हुई है उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम के मतलब के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो यही जानिए कि इसका सम्मेलन कब से कब तक हुआ, तो 6 से 7 जुलाई।
और कहाँ पे हुआ है, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। ठीक है, तो 2025 का कहाँ हुआ है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। आगे देखिए थीम क्या रही है, क्योंकि हमसे थीम भी कई बार पूछते हैं, तो ये थीम रही है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये इसकी थीम रही है। आगे देखिए जो मुख्य विषय है वो क्या रहा है, तो वैश्विक स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश, जलवायु परिवर्तन, एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक सुरक्षा, वास्तुकला और संस्थागत विकास। तो ये तो इसका मतलब कि मुख्य विषय रहा है। अन्य पॉइंट्स देखिए, आप देखिए कि जो ब्रिक्स है अभी इसका मतलब विस्तार ही हो रहा है। पहले ये ब्रिक था, ब्रिक से वृक्ष बना, फिर उसके बाद फिर अन्य लोग आए। अभी तो 11वां जो है पूर्ण मेंबर भी आ गया है इसमें, और वो कौन है, वो है अपना इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है 2024 के प्रीलिम्स में, तो उसको मतलब कि ध्यान से देख लीजिएगा। 2024 में हुआ था कि 2025 में प्रीलिम्स हुआ था, मेरे ख्याल से 2025 में प्रीलिम्स हुआ था ना। हाँ, तो उसी में पूछा गया कुल मिलाकर के, जो इसके पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका मेंस का एग्ज़ाम आज मतलब कि निबंध वाला हो चुका है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था। तो ध्यान से देखिए, इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का 11वां जो है पूर्ण सदस्य बना है। कब से, तो 1 जनवरी 2025 से। और ये ब्रिक्स समिट था, मतलब कि यह पहला ब्रिक्स समिट था जिसमें इंडोनेशिया शामिल भी हुआ था, और यहीं से वो पूर्ण मेंबर भी हो गया। क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं रही हैं जो रियो डी जेनेरियो में हुआ है, तो डिक्लेरेशन एंड इनिशिएटिव देखिए, तो रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन तो जहाँ पे होता है वहीं के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए सहयोग के जो 3 स्तंभ हैं वो कौन से हैं, एक तो राजनीतिक सुरक्षा है, दूसरा है आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक, जन जन सहभागिता। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है वैश्विक मतलब कि साउथ के लिए सहकारी, समावेशी और सतत वैश्विक शासन पर इसमें जोर दिया गया है। एआई ग्लोबल गवर्नेंस पर क्या घोषणाएं की गई हैं ब्रिक्स समिट में, ये जाने रहिए। देखिए ब्रिक्स समिट ना दरअसल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से आप इसके सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है क्या क्वेश्चन बन जाएगा। इस वजह से हम लोगों को सारे सेगमेंट जो है वो देखने पड़ते हैं, सारे आयामों को कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो एआई ग्लोबल गवर्नेंस पर जो घोषणा की गई है उसकी बात करें, तो एआई पर समान, टिकाऊ और मानवाधिकार आधारित वैश्विक नियमों की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एआई के लिए फ्रेमवर्क निर्धारण का आह्वान किया गया। ठीक, अब भारत विशेष, ब्रिक्स में भारत विशेष क्या रहा है ये देख लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2026 में जो ब्रिक्स समिट होनी है वो भारत की अध्यक्षता में होगी। ठीक है, तो भारत 2026 का क्या बन रहा है, अध्यक्ष बन रहा है। ठीक, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और 2026 वाला तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मोदी जी की उपस्थिति से क्या कुछ बातें निकल के आई हैं वो देखिए। पहली बात तो उन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस, पीस और सिक्योरिटी की बात की, और दूसरी बात एआई जैसे विषयों पर उन्होंने संबोधन भी दिया। ठीक है, और आगे देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ जैसे जो संस्थान हैं उनमें सुधार की आवश्यकता पर जोर भी उनके द्वारा दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई पर बल। तो ये सारी जो डींग हाँकने वाली बातें हैं वो हर जगह हर एक समिट में होती ही रहती हैं, तो इसमें कोई बड़ी नई बात नहीं हुई है। अब देखिए ट्रंप ने, भाई जब से आए हैं उन्होंने तो टैरिफ का ऐसा मतलब कि फेंक के मारा हुआ है, जब देखो टैरिफ टैरिफ करते रहते हैं। तो उन्होंने एक चेतावनी दी है कि जो भी ब्रिक्स से जुड़े हुए देश हैं ना, उनको 10% अतिरिक्त टैरिफ का जो है खतरा जो है उनके सर पे मंडरा रहा है। ठीक है, आईसीसी गिरफ्तारी वारंट के कारण जो रूस के मतलब कि राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, वो देखिए तो इस समिट में भी नहीं आए, और इनका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, तो रूस के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, शक्ति शायद उनका नाम है, इनके द्वारा इनका प्रतिनिधित्व किया गया। वहीं आगे आप देखें तो जो भी समिट वगैरह होती है उसमें आप देखिए तो स्थानीय मुद्रा में व्यापार पे जोर वगैरह देने की बात होती ही है, तो यहाँ पर भी वही की गई है, और यूएस डॉलर पे जो है लोग निर्भरता अपनी कम करें, ये सारी बातें की गई हैं। आगे देखिए ट्रॉयका, ये जो ट्रॉयका है ना, ये हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है ट्रॉयका क्या होता है। तो ट्रॉयका का मतलब होता है कि जो भी समिट हुई है वो वर्तमान में कहाँ हुई, पिछली कहाँ हुई थी, और आने वाली कहाँ होनी है। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो ट्रॉयका है, यदि हम इसकी बात करें तो इसके पहले यानी 2024 में कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो रूस के कजान में हुआ था। 2025 में अभी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हो ही रहा है। 2026 में भारत जो है अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है, ज़्यादा संभावना है कि भारत की नई दिल्ली में ही होगा। तो ट्रॉयका कौन है, मतलब कि ब्रिक्स का रूस, ब्राज़ील और भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्या इसमें कुछ है, नहीं थी, बस इतने ही सारे पॉइंट्स इसमें थे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे हम लोग NFHS कहते हैं, 2015-16 के जो आंकड़े निकल के आए थे वो उसके हिसाब से पूछ रहे हैं कि
भारत की जो कुल प्रजनन दर थी यानी कि टीएफआर थी वो कितनी थी। आगे चल के 2022-23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी टाइप का, सेम सेम, ठीक है। ऑप्शन देखिए 2.2, 2.4, 3.2 या 3.4, तो ये हो जाएगा 2.2, ठीक है। तो अभी जो 2018-19 वाला आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। 2018-19 है या फिर 2019-21 है मेरे ख्याल से, तो चलिए उसी को देख लेते हैं, क्योंकि जो पुराना हो गया है वो तो पुराना ही हो गया है, नए वाले की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए जो मतलब कि लेटेस्ट आंकड़ा है उसको देखिए। तो जो NFHS 5 है 2019 से 21, यही सबसे नया और आधिकारिक आंकड़ा भी हमको मिला है, तो वही हमने इसमें शामिल किया है। आप देखिए इस आंकड़े के हिसाब से, अर्थात जो NFHS 5 2019-21 है, इसके अनुसार आप देखें तो जो हमारी टोटल TFR है ना वो 2.0 पर आ गई है, यानी कि 2.1 जो हमारी रिप्लेसमेंट लेवल थी। ये रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, अर्थात मतलब कम से कम 2.1 बच्चे जो है वो अपने प्रोडक्टिव टाइम में महिलाएं बच्चे पैदा करें, अर्थात अगर 2 लोग मरे तो 2 लोग जो है जीवित भी रहें, अर्थात 2 बच्चों का जन्म हो गया रहे, ताकि बैलेंस जो है वो धरती का बना रहे। कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं। तो आप देखिए उससे भी कम हो गया है हमारे भारत का TFR, मतलब कि TFR, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है, महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सुधार आया हुआ है, जैसे अभी मोबाइल फ़ोन का उपयोग महिलाओं में थोड़ा बढ़ गया है, तो ये बात तो ठीक ही मतलब लगती है। बैंक खाते की जो पहुंच है वो भी थोड़ा बढ़ ही गई है, तो ये सारी बातें हैं ही। पोषण संबंधी जो डेटा निकल के आए हैं उन्हें देख लीजिए। जैसे बच्चों में ना जो स्टंटिंग वाली समस्या है वो देखिए, मतलब कि उनकी कम लंबाई, तो ये 35.5% बच्चों में देखी गई। वेस्टिंग की बात करें तो मतलब कि बच्चों का जो कम वजन होता है वो 19.3%। वहीं अंडर वेटिंग की बात करें तो ये कितने हैं, तो 32.1%, ठीक है। और जनसंख्या अनुपात जो है वो भारत में, ये थोड़ा मतलब कि एक रोचक आंकड़ा निकल के आया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए ज़रूर, हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जाम में बन जाए, हो सकता है पीसीएस ही पूछ ले। कि जो NFHS 5 आया हुआ है उसके हिसाब से आप देखें तो भारत देश में जो सेक्स रेशियो है, अर्थात जो भारत का लिंगानुपात है, वो महिलाओं का ज़्यादा हो गया है पुरुषों की अपेक्षा। आप देखें तो महिला पुरुष का जो अनुपात है वो 1020/1000 है, अर्थात 1020 महिलाओं पे केवल 1000 मतलब कि पुरुष रह गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब कि एक रोचक आंकड़ा निकल के आया हुआ है, इसको मैं डबल टिबल स्टार लगा रही हूँ ताकि आप इसको देख लें, ठीक है। मतलब मुश्किल है इस चीज़ को मानना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सेंसस ही पढ़े हुए हैं। सेंसस में तो हमने देखा है 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। तो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्पेशली स्टेटमेंट में, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। चलिए कुछ अन्य आंकड़े भी देख लीजिए, और नहीं बस इतने ही हैं। ये तो अगला आंकड़ा है, अगला क्वेश्चन जो है उसको हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जो वन स्थिति रिपोर्ट आती है उससे क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसके आंकड़े हैं वो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ISFR, क्या कहते हैं इसको, इसे हम लोग कहते हैं ISFR। तो इसके जो आंकड़े निकल के आए हैं ना 2017 वाले के हिसाब से, इसमें पूछा गया है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो वनों के अंतर्गत है। हम लोग तो नया वाला देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मतलब कि वो वाले आंकड़े के हिसाब से देखिए तो क्या हो जाएगा, 21.54%, ठीक है। क्या पूछा गया है, टोटल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत आता है। तो चलिए जो नए आंकड़े निकल के आए हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट इसमें रह गया है कि जो NFHS सर्वे है ना ये 5 साल में किया जाता है, 1-2 साल में नहीं होता है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे जो अपना ISFR 2023 का आंकड़ा निकल के आया है उसको, ठीक है। तो इसमें जब आप इसको देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, कौन सी है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये पहली तो यही जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसमें हम लोग यदि देखें कि जो भारत देश के भीतर टोटल वन और वृक्षावरण है दोनों को मिला करके कितना है, तो ये 25.17% पे है, ठीक है। 33 का जो हम लोगों का लक्ष्य है, लेकिन है अभी कितना, तो ये मतलब 25.14% है, ठीक है। और कितना टोटल एरिया में है, तो 827,357 स्क्वायर किलोमीटर है, ये आप देख लीजिएगा। वहीं अगर हम लोग केवल वन आवरण की बात करें, यानी कि केवल फॉरेस्ट कवर की बात करें, तो ये कितना है, 21.76% है, जो कि वहाँ पूछा गया था, ठीक है। और यदि हम लोग केवल ट्री कवर की बात करें, यानी कि केवल वृक्षावरण की बात करें, तो ये कितना है, ओनली 3.41%। तो ये दोनों को मिला करके ही तो कहते हैं वृक्षावरण और वनावरण, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखे। और ये जो मतलब स्क्वायर किलोमीटर में है ना, इसको आप देख सकते हैं, अक्सर इस तरह के आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं, यही परसेंटेज वाला ही पूछा जाता है। आप देखिए 2021 में जो आंकड़े निकल के आए थे उसकी अपेक्षा क्या हुआ है, थोड़ा मतलब कि थोड़ी वृद्धि हुई है। और वो वृद्धि क्या है, तो उन वृद्धि को आप देखें कितनी है, तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर वन में, जबकि 156 स्क्वायर किलोमीटर वृक्षों में मतलब की जो वृद्धि हुई है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
और अगला जो है देखिए कि वन और वृक्ष आवरण में शीर्ष जो वृद्धि वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वृक्ष आवरण में वो मतलब कि वन और वृक्ष आवरण में वो किसके द्वारा की गई है, तो इस पे सबसे टॉप पे कौन है, अपना छत्तीसगढ़ है। कितना, तो 684 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं दूसरी पोजीशन पे आप देखें तो अपना यूपी है 559 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। तीसरे पे आपको उड़ीसा मिल जाएगा, चौथे पे है राजस्थान, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वहीं अगर हम लोग वनावरण में जो मतलब कि शीर्ष वृद्धि वाले राज्य हैं उनकी बात करें तो मिजोरम इस पे टॉप पे है, ठीक है, 242 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि किया है। फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है। अगर सबसे अधिक वनों और वृक्षों वाले राज्य की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो आज भी आप देखिए ये मध्य प्रदेश ही है, दूसरे पे है अरुणाचल, तीसरे पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो क्या है कि वनावरण में टॉप 3 राज्य यानी कि वन आवरण में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, तो इसमें भी आपको एमपी ही मिलेगा पहले पे, दूसरे पे अरुणाचल, तीसरे पे मिल जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर हम लोग मैंग्रोव कवर की बात करें तो आपको देखिए कि टोटल जो मैंग्रोव कवर है हमारे यहाँ वो कितने हैं, तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन हुआ है, अर्थात थोड़ी सी घटोतरी हुई है, कितनी, तो माइनर सा, मतलब 7 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 2021 की अपेक्षा। कार्बन स्टॉक जो है जो हमारे फॉरेस्ट्स में है वो कितना है, तो 7285.5 मिलियन टन, जो कि वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन 2021 के आंकड़ों के हिसाब से, यानी कि 2021 की अपेक्षा। बैम्बू मतलब होता है भैया बांस, तो बैम्बू वियरिंग एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया की बात करें तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री कवर है वो 1,27,590 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ग्रोइंग स्टॉक कितना है 1291.68 मिलियन मीट्रिक, मतलब कि ये क्या है, मिलियन मीट्रिक क्यूब कहते हैं, जो भी कहते हो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये वो आंकड़े रहे हैं जो 2023 में आए हैं ISFR के द्वारा, मतलब कि ठीक है। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाला है, तो ट्रोपोस्फीयर बिल्कुल नहीं होगा, मेसोस्फीयर नहीं, हाँ स्ट्राटोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला। तो यहाँ पे आप इसको देखिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे हमारी रक्षा करती है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि ओजोन का जो 10% भाग है ये आपको क्षोभ मंडल में तथा 90% भाग आपको कहाँ मिलता है, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी के कहाँ से कहाँ तक, तो 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक मिल जाती है, परंतु परत के रूप में इसका जो संकेंद्रण है वो आपको मेन रूप से 20 से 35 किलोमीटर के मध्य मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक उस टाइम पे जो है आया हुआ था केस, उसमें क्या कह रहे हैं कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित था, ऑप्शन देखिए, तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब कि चर्चा में था। कह रहे हैं सेक्शन 377 ऑफ IPC यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है वो, और दूसरा क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, तो नहीं ये नहीं होगा, ये बस IPC 377 की बात है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब ये IPC 377 वाली मतलब कि मतलब आया था परिणाम जो है सुप्रीम कोर्ट के दिया, तो हम लोग इसको मतलब आपस में दोस्तों को बहुत चढ़ाने के लिए यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं क्या कुछ बातें हुई हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्या है कि एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में किस देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई, तो समझिए कहाँ की है, मैक्सिको की है, ठीक है। मैक्सिको की राष्ट्रपति से संबंधित एक अभी का जो क्वेश्चन है वो जाने रहिए कि अभी जो है क्लाउडिया शेनबॉर्न हसन करके हैं और वो जो है पहली महिला हैं जो कि मैक्सिको की क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली महिला अगर कहीं किसी चीज़ के लिए निर्वाचित होती है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और आप लोगों को अगर लगे कि इससे क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, नए आंकड़े हमें नहीं चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमने तो बस इस वजह से कर दिया कि नए आंकड़े रहेंगे तो रिवीजन थोड़ा और अच्छे से हो सकेगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस देखने से ही कुछ नहीं होगा। और अभी तक हम इंटेंशनली जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करा रहे थे, लेकिन अब 4-5 साल के या 7 साल के जो है जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं करंट अफेयर वाले, उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर उसमें ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अपडेट करके नया आंकड़ा पढ़ सकते हैं तो उसको करना हमारे लिए हित में ही होगा, इस वजह से मैं उसको करवा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है यूट्यूब की दुनिया में चीज़ें वही करवाई जाएंगी जो आप लोगों को पसंद हो, जो आप लोग कहेंगे, क्योंकि जो आपको हो पसंद बस वही बात कहनी है ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए कि पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की जेल की सजा दी गई थी। तो उस टाइम की घटना है, ये थे पाकिस्तान। ठीक है, तो बस इन ऐसे लोगों को मिलना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी के ड्राफ्ट के अनुसार वो कौन सा स्टेट था जहाँ पे 40 लाख से भी अधिक जो है अवैध शरणार्थी पाए गए थे। तो ये हो जाएगा असम। ठीक है, बहुत मामला ये चर्चा में था उस टाइम पे, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। बस ये देखे रहिए यहाँ पे कि क्या देखना है, 1951 के बाद एनआरसी में पहली बार संशोधन किया गया था और पहला एनआरसी जो है 1951 में जारी किया था, जो कि असम के निवासी होने का प्रमाण पत्र है। तो ये पहला एनआरसी कब लाया गया था, 1951 में, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि जुलाई 2018 में किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ी ना कुछ अपडेट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो अमेरिका पत्रिका है विज्ञान साइंसेज, इनके द्वारा 26 जुलाई 2018 को एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता लगाया गया था और वो कौन से ग्रह पे लगाया गया था। तो ज़्यादातर जो खोजें हो रही हैं वो मंगल पे ही हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की थी। तो बस उन्हीं से करने लायक है भी, ये दोनों लोग एक दूसरे के जैसे मतलब कि सेम टाइप के दिखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, तो उस टाइम पे इन्होंने सिंगापुर में मुलाकात की थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और ये जो है करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में वो कौन सी नदी थी जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई थी। तो ये थी हमारी अपनी गोमती नदी। ठीक है, तो गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये आपके लिए कमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, और अब हम लोग देखेंगे मिसलेनियस। ठीक है, तो मिसलेनियस का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पिछली बार यूपीपीसीएस ने नहीं पूछा था, इस बार हो सकता है भरमार कर दे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा किसके मध्य बनाती है। तो ये तो बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, ये है इंडिया और चाइना के मध्य। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं 1140 किलोमीटर लंबी ये रेखा किसके द्वारा, तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी। कब, 1914 में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के तहत जो है केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया था। तो ये तो अपना कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर ये सब तो हैं ही। ठीक है, और आप देखिए केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी कार्यक्रम जो है, इसमें आप उत्तर प्रदेश के 13 शहरों को देख सकते हैं। कौन कौन से, एक तो लखनऊ अपनी राजधानी ही है, कानपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, आगरा है, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर। ठीक है, गाजियाबाद इसमें शामिल आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। तो इसमें तो दरअसल ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ये हो जाएगा 1973। ठीक है, तो ये बाघ परियोजना हो गया, हाथी परियोजना हो गया, और भी जो अन्य परियोजनाएं हैं वो सब ना क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कई बार पूछा गया है, तो इन सबको थोड़ा देख लीजिएगा जो पर्यावरण से संबंधित परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ये तो इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया है ऐसा कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे 1973 मान करके आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अभी तो 56 हो गए हैं ना अपने टाइगर रिजर्व। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एकदम नया टाइप का था, जिराफ, ऊंट, कंगारू या फिर कंगारू चूहा। तो ये हो जाएगा कंगारू रैट। ठीक है, और अपने यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेगिस्तान का ये मूल निवासी है कंगारू चूहा, और कहाँ का है, अमेरिका का है। और सबसे बड़ी बात कि ये चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि लगभग अपने पूरे टाइम जीवन काल में ही जीवित रह सकता है, मतलब सबसे बड़ी बात है ये। तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी भी नहीं है, बहुत सारे मतलब कि आश्चर्य करने वाले उनके फैक्ट जुड़े हुए हैं जो हम लोगों को नॉलेज में है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ना इसको एग्रीकल्चर मान लेंगे, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दरअसल नोबेल अवार्ड दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन या फिर पीस। ये हो जाएगा पीस। इसी वजह से एग्रीकल्चर दिया भी है कि जो है आप लोग एग्रीकल्चर में फंस जाएं, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया ही नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए इन्हें हरित क्रांति 1970 में शांति का नोबेल अवार्ड जो है वो दिया गया था। नोबेल अवार्ड 6 कैटेगरी में दिया जाता है, कौन कौन, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, और इस बार जो पूछा गया था वो मतलब कि रसायन शास्त्र वाला पूछा गया था, नहीं मेडिसिन वाला पूछा गया था, चिकित्सा में पूछा गया था आरओ में। ठीक है, और उसमें
यूपीपीसीएस आरओ में तो चिकित्सा वाला पूछा गया था, आरओ जो कैंसल्ड पेपर था उसमें कौन सा पूछा गया था, उसमें शांति वाला पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान से, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। ऑप्शन देखिए ज्योतिष, खगोलिकी, ब्रह्मांड या नैनो प्रौद्योगिकी। तो ये हो जाएगा मतलब एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष। ठीक है, किसको किसको ज्योतिष शास्त्र में विश्वास है? मुझे तो जो कोई भी आते हैं अच्छा अच्छा बता के जाते हैं और जीवन में कुछ अच्छा होता नहीं, इस वजह से मुझे तो इसमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं रह गया है। कोई भी आके अब अगर ज्ञान देना स्टार्ट करता है, अरे ये अच्छा होने वाला है, तो मेरे मन में तो बस इतनी गुस्सा आती है। पर वही है ना कि दरवाजे पे अगर कोई आया हुआ है तो उसका अपमान मत करो, इस वजह से कुछ बोलते नहीं है, बस सुन के हंस के रह जाते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में करें, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो ये कौन थे, बस उनको जाने रहिए। तो ये थी मिसेज मीरा कुमार यानी सुश्री मीरा कुमार जी। ठीक है, तो ये सब अपना देख लीजिएगा, ऐसा क्या है जो बताऊं। यहाँ देखिए नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष, तो ये सब भाई थोड़ा जानने वाली चीज़ें हैं। तो ये कौन है? ये थे अरविंद पनगड़िया। देखिए ये ना स्टैटिक जीके है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम सदाबहार टाइप का ये क्वेश्चन है। जब मन करेगा कथन कारण में पूछ लेगा, जब मन करेगा 2-3 स्टेटमेंट देकर के एक स्टेटमेंट ये भी डाल देगा। ठीक है, तो आप देखिए जो नीति आयोग है उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अभी तो शायद उसके जो मतलब कि नीति आयोग के कौन है, सुमन केवेरी सीईओ है शायद ना, या फिर जो भी हैं आप देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सुमन केवेरी कौन है नीति आयोग के। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? तो इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ जो 27 जुलाई को हुआ है कि संविधानेतर संस्था कौन सी है, और उन्होंने जो उत्तर माना था वो माना हुआ था फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो इस वाले में जो उत्तर आया अभी, हालांकि जो है जो मतलब कि रिव्यू करके वो लोग आंसर किया है उसको देते नहीं हैं, तो क्या मानेंगे लास्ट में ये तो राम ही जाने। फिलहाल के लिए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे, ये हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग तो थोड़ा जानने वाली चीज़ है ही, इससे क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। तो नीति आयोग का अगर यदि हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा ये गठित कैसी संस्था है? तो ये एक नया संस्थान है जो कि योजना आयोग के स्थान पर, कब? तो 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। इसके पहली वाली वीडियो में भी हमने योजना आयोग को देखा था। ठीक है, इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के आधार पर की गई थी। और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य जो है जैसे संघ लोक सेवा आयोग, तो आप देखिए अनुच्छेद 315 में इसकी बात की गई है। वित्त आयोग तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा बनता ही है, 280 में है आर्टिकल में। और निर्वाचन आयोग तो इसी बार पूछा गया था, अनुच्छेद 324 में है, और ये भी पूछा गया था किस भाग में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए, ढींग एक्सप्रेस ये क्या होता है? दरअसल ये किसी का नाम है, किसका नाम है तो आपको पता होना चाहिए कि हिमा दास का ये मुंह बोला नाम है, ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, और इन्होंने जो है हिमा दास ने क्या किया था, तो 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का समय निकाल करके स्वर्ण पदक जीता था, और यही कारण तो है कि इन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं मैरी कॉम को हाल ही में सितंबर 2018 में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो ये उस टाइम की जो बात है उसमें आप देखें तो ये हो जाएगा बीएसएनएल का। ठीक है, तो ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड जरूर हैं, लेकिन हम लोग इसको मिसलेनियस में ही करते हैं। तो हमने जो करंट अफेयर में उन्होंने दिया हुआ था उसको सबको करंट अफेयर में मतलब नया करके बता दिया। ठीक, अब जैसे ब्रांड एम्बेसडर वगैरह हो गया ना, अब ढेर सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि एक बताने से कुछ नहीं होगा, फिर आपको उसके लिए तो एक लंबी सी लिस्ट हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो आप लोग करंट अफेयर खुद ही पढ़ रहे हैं, ज़रूरत क्या है, फिर लास्ट में जो ईयरली वगैरह की मैगजीन आती है उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस है, इसमें किसका एक संयुक्त उपक्रम है? आपने देखा होगा कि इस बार जो मतलब कि यूपीपीसीएस अपर प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें ब्रह्मोस से क्वेश्चन 2-3 स्टेटमेंट करके पूछा हुआ था। तो ब्रह्मोस ऐसा नहीं है कि कोई नया नया पूछा गया था, बस थोड़ा सा नेचर चेंज हुआ है, पूछा पहले भी जाता था अभी भी पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए कि भारत और रूस का, भारत चीन का, या इजराइल भारत का, या नन ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा इंडिया और रसिया का है। ठीक है, तो रूस की जो मस्कोवा नदी है वहाँ से मोस निकला हुआ है, और भारत का जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ से ब्रह्म निकला हुआ है, दोनों को मिला जुला स्वरूप है ब्रह्मोस। ठीक है, तो सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है ये भारत और रूस का एक संयुक्त मतलब उपक्रम है, और इस मिसाइल का 16 जुलाई 2018 तथा 21 मई 2018 को सफल जो परीक्षण है वो कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ था। ठीक है, जीवन काल जो है स्वदेशी तकनीक से 10 वर्ष बढ़ा करके 15 वर्ष किया गया है, और उल्लेखनीय है कि जो नई ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर, व्यास 670 ठीक है, और वजन 3 टन है। इसका जो भार वहन क्षमता है वो 200 किलोग्राम है। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। ये तो खुद भी इनके द्वारा ही उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर है वो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है। तो इन्होंने अपना जो भी उत्तर दिया हो हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। तो जो तिरुपति आंध्र प्रदेश का कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में स्थित है। ये तिरुमला की जो तिरुमला पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। तो जो भी चीज़ें दी गई हैं वो कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। तो ये कौन है, ये है डेनमार्क। ठीक है, ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये तो पिछले वाले में भी आया था। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब तो थीम वगैरह भी आप देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो एबीसी इंडेक्स जो है ये हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमें सही बताना है। पहला क्या है कि प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। अच्छा। दूसरा कह रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी मानव निर्मित थी। दूसरा तो सबको पता ही होगा क्योंकि गैस का रिसाव हुआ था लेकिन एक फैक्ट्री में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जो भी ऐसी त्रासदी होती है वो मैन मेड ही कहलाती है। तीसरा, भारत आपदा मुक्त देश है। कौन बता दिया ये सब बकवास करने को, इनको कौन बोला। तीसरा तो गलत है। ठीक है, तीसरा जहाँ हो वैसे ही निपटा दीजिए। ये दोनों हट गया, ये भी हट गया। उत्तर देखिए, पहला दूसरा चौथा आ गया। अगर तीसरा एकदम जो है आपको पता है तो उत्तर और कुछ देखना ही नहीं था। चौथा कह रहे हैं मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो ये बात भी ठीक है। ठीक है, ये देखिए उस टाइम पे ये पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस थी और पूछी जा रही थी कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। ऑप्शन देखिए, स्टीफन हॉकिंग, जेवी नार्लिकर या सीवी रमन या फिर एस बोस। तो ये देखिए स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। उस टाइम पे पता नहीं क्यों बहुत पूछी ही जा रही थी। फिलहाल के लिए देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए क्यों पूछी गई थी, क्योंकि उनका निधन हुआ था उस टाइम पे। तो चलिए, अब जो कि जिनका निधन हुआ है उनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी ही जाती हैं, स्पेशली अगर इस टाइप की कोई बुक वगैरह उन्होंने लिखी है तो फिर चलिए। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक जो पुस्तक है इनके लेखक कौन थे, स्टीफन हॉकिंग थे। और ये एक विश्व प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निदेशक थे। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अपना जो है अहम योगदान दिया। महान वैज्ञानिक जो स्टीफन हॉकिंग हैं इनका मोटर न्यूरॉन बीमारी से ये पीड़ित थे, जिनका निधन 14 मार्च 2018 को हो गया था। और यही कारण है कि कई सारे एग्जाम में इनकी जो पुस्तक है वो पूछी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे जो शख्सियत हैं उनका नाम अगर जो बहुत बुक वगैरह में भी हो या उन्होंने कुछ स्पेशल अचीवमेंट अपने जीवन में किया हो और उनकी मृत्यु वगैरह हुई हो तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आइंस्टीन को निम्न में से किसके उनके कौन से सिद्धांत के लिए नोबेल दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। ऑप्शन देखिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए या फिर प्रकाश विद्युत के लिए या विशिष्ट ऊष्मा के लिए या ब्राउनियन गति के लिए। क्या हो जाएगा, थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑप्शन बी। कब मिला, तो 1921 में मिला। पिछली वाली वीडियोस में भी हम लोग इसको बातचीत कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया। तो किसको जो है ये आर्थिक मंत्रिपरिषद इन्होंने कहा था, तो ये इन्होंने प्लानिंग कमीशन को कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो अशोक चंद्र जो कि एक प्रमुख प्रशासनिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि योजना आयोग जो है ये अपरिभाषित पद स्थिति और इसके विचारार्थ विषयों के बृहद क्षेत्र के कारण क्या कहलाएगा, तो आर्थिक मंत्रिपरिषद जो है वो कहलाया जा सकता है। ठीक है, योजना आयोग की जो स्थापना है वो देखिए मार्च 1950 में हुई थी। घिसापटी सी बात है, बहुत पहले की बात है। और भारत सरकार के कार्यपालिकी संकल्प के द्वारा, अर्थात ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। इस प्रकार योजना आयोग ना तो संवैधानिक है और ना ही तो विधिक है। योजना आयोग के बारे में अन्य संविधानवेत्ता जो है वो जिनका नाम क्या है, के संथानम, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। कह रहे हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है उस टाइम पे। ऑप्शन देखिए, राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर या संजय बारू। तो ये हो जाएगा संजय बारू। दरअसल ये एक मूवी आई थी ना, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिलहाल के लिए ये सब आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 2018 की वीडियो का।
मतलब 2018 के पेपर का लास्ट ये क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया। बस क्वेश्चन पूछने से मतलब है, उत्तर कुछ भी हो उनसे, आयोग को इससे कोई मतलब नहीं। देख रहे हैं 3-4 क्वेश्चन, मतलब ऐसे हमेशा ही होता है। इस बार आरओ में भी सुनने को आ रहा है 6 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 2 के आंसर चेंज हो रहे हैं। बड़ी बात हो जाती है। डेढ़ मतलब 2-2 3-3 साल में एक पेपर बनाया जाता है और उसमें भी इतनी सारी गलतियाँ कि पेपर बना लेंगे तो उत्तर नहीं पता, उत्तर पता है तो पेपर ही नहीं बन रहा है। हद हो गई है। खैर चलिए, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है उसको कब स्थापित किया गया। तो आप देखिए इसका जो उत्तर है वो इन्होंने नहीं दिया है, पर हाँ यहाँ पे देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को विभाग के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1985 में स्थापित किया गया, किंतु एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में इसकी स्थापना 30 जनवरी 2006 को की गई थी। ठीक है, तो स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में 30 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि ये आयोग जो है ना इसको 1985 ही मानेगा, वो उसकी मेंटालिटी ही कुछ ऐसी है कि लिख कुछ देंगे, उत्तर जो मर्जी वो मान लेंगे। तुमको देना हो तो 2 पेपर, नहीं मत दो, तो दादागिरी तो है ही। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अब इतने क्या, 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन हमने टोटल डिस्कस कर लिए। बस हमेशा हम लोग 3 वीडियो में क्या मतलब सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते थे, इस बार हमने इसको 4 वीडियो में किया है क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने अलग से मतलब एक्सप्लेन किए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और जो अपडेट हमने करंट अफेयर में किया है वो आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन्हें कमेंट किया करिए, और फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।